नमस्कार। जैसा कि आपकी पाठ्यपुस्तक आरू का आज हम अध्याय 9 रुबाइयाँ और गज़ल इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं फिराक गोरखपुरी, उनकी रचनाएं हैं ये। तो हम थोड़ा सा पहले फिराक गोरखपुरी के विषय में जानेंगे और फिर पाठ का मूल भाव क्या है, जो भी रुबाइयाँ और गज़ल है इनमें कवि की क्या मनःस्थिति है, इसके विषय में समझते हुए हम पाठ के भावार्थ पे जाएंगे और भावार्थ, काव्य सौंदर्य, प्रसंग, संदर्भ इत्यादि हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। तो फिराक गोरखपुरी, मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, जन्म 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पदत्याग। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। सम्मान इनको जो मिला, गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृति इनके गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी, उर्दू, गज़ल, गोई, और इनका निधन 1983 में हो गया। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज़े गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों की नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधा रहा, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत अवबोध या भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है। जिसे हम भौतिक कहते हैं, वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना लय हूँ, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके घर में महंगे खिलौने भले ना हों, पर जो चंद्राप रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। लोका देना, घुटनियों से लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, दियायार बालक रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं।
हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन की, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में, चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्यौहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध छीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़ल में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना यह गज़ल ही है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि इसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। अब हम चलते हैं रुबाइयाँ, जो कि आपके काव्य खंड में दिया गया है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक एक खंड को हम करते जाएंगे और उसका संदर्भ प्रसंग, संदर्भ तो एक जैसा ही रहेगा, प्रसंग वहाँ बदलता जाएगा खंड के अनुसार। तो आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है, उसे गोद भर रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। लुका देना यानी कि उछाल देना। अब हम संदर्भ पे आते हैं तो लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भारतपुर से संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों से नामक शीर्षक कविता से लिया गया है। प्रसंग, प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की इस रुबाई में एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ का वर्णन है। बच्चे की इच्छा, माँ की ममता और त्योहारों के वर्णन के बीच हिंदी और उर्दू लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उत्पन्न अद्भुत सौंदर्य की छटा इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। यहाँ शायर ने माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अब हम व्याख्या पे यानी कि भावार्थ पे आते हैं। फिराक कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए आंगन में खड़ी है। वह कभी अपने बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है तो कभी हवा के झोंके की तरह उछाल देती है और फिर थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। शायर कहता है कि बच्चे की ये खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही है। वास्तव में इन पंक्तियों में एक माँ के वात्सल्य भाव और उसकी ममता से पुलकित शिशु के माध्यम से फिराक ने सहज स्नेह से उत्पन्न नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। माँ द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के रूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करते स्त्री जीवन और हंसी में निहित सहज शिशु सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। काव्य सौंदर्य, इस रुबाई में माँ के वात्सल्य और उसके बच्चे के प्रति स्नेह का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। लोक भाषा उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा एक नवीन भावबोध प्रस्तुत कर रही है। लुका देना इसी प्रकार का एक यहाँ पे सहज प्रयोग देखने को मिला है जो लोक भाषा। काव्यांश का छंद उर्दू का प्रसिद्ध छंद रुबाई है। बच्चे को चांद का टुकड़ा, माँ को गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब हो रहे हैं। मतलब उसको पढ़ने पे ही एक मन में रेखांकित हो जाती है बात। खिलखिलाती हंसी, ये भी एक श्रव्य
बिंब का निर्माण करती है। अगर ये शब्द आता है खिलखिलाती हंसी तो हमें कहने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वात्सल्य रस की इस पूरे खंड में प्रधानता है। अब हम आगे चलते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो संदर्भ उसी तरह रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन। दूसरी रुबाई में माँ द्वारा बच्चे को नहलाने, उसके बालों में कंघी करने और उसे गोद में लेकर कपड़े पहनाने की स्वाभाविक क्रियाओं के बीच माँ बच्चे के बीच मौजूद आपसी प्रेम का वर्णन किया गया है। व्याख्या करते हैं। शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे के शरीर पर स्वच्छ छलकते हुए यानी पारदर्शी जल को डालकर नहला रही है और इसके बाद भीगे हुए उलझे बालों को कंघी से संवारती है। जब वह अपने घुटने में लेकर बच्चे को कपड़ा पहनाती है तो बच्चा अत्यंत आत्मीयता एवं स्नेह के भाव से माँ के मुंह की तरफ देखता है। माँ बच्चे के प्रेम का सहज चित्रण इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति माँ के मुंह को बच्चे द्वारा देखने में बिंबित हो रही है। काव्य सौंदर्य। कवि ने लोक भाषा के शब्दों, जो लोक भाषा में प्रचलित शब्द हैं, उनको विशेष अर्थ के साथ काव्यांश में रखा है। जैसे घुटनियों, कंघी, जो जनमानस सामान्य बोलचाल की भाषा है। दूसरा, कवि ने उर्दू के रुबाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है। अब हम नेक्स्ट खंड की ओर चलते हैं। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो आभा माने चमक माने होता है आभा, घरौंदा माने मिट्टी का घर, छोटा छोटा सा बनाते बच्चे। रूपवती माने सुंदरी, लावे माने वो धान से निर्मित लावा। तो लिखेंगे आपकी रुबाइयों से लिए संदर्भ यथावत ही रहेगा। और प्रसंग में इस रुबाई में फिराक ने दिवाली के त्यौहार का वर्णन करते हुए दिवाली के पर्व पर माँ अपने बच्चे का कैसा वर्णन कर रही है। माँ और बच्चे का वर्णन आपस में फिराक जी ने किया है। इन पंक्तियों में दिवाली के प्रकाश पर्व के लिए दिन माँ द्वारा बच्चे के खिलौने घरौंदे में दिया जलाना तथा बच्चे के साथ चीनी मिट्टी के खिलौने लाकर दिवाली को मनाते हुए दिखाया गया है। भावार्थ पे आते हैं। फिराक कहते हैं कि यह दिवाली की शाम है जब सभी घर साफ चूने से पुते सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ अपने बच्चे को जगमगाते हुए चीनी मिट्टी के खिलौने देती है। वह रूपवती माँ जिसके मुख पर वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा दिखाई दे रही है, वो अपने बच्चे के घरौंदे में दिया जला रही है। वस्तुतः यहाँ दिवाली के त्यौहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य एवं मिठाई, खिलौने तथा दियों के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना उल्लासमय वातावरण को चित्रित कर रहा है। इसके माध्यम से शायर ने लोक जीवन में त्योहारों के महत्व एवं उसके मनाने की रीति का भी चित्रण किया है। काव्य सौंदर्य है कि यहाँ माँ को रूपवती एवं मुखड़े पर लिए नर्म दमक कहने में शायर स्त्री सौंदर्य तथा वात्सल्य भाव दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से प्रकट करते हैं। रुबाई में दृश्य बिंबों की प्रधानता है, जैसे रंग रोगन किए गए घर, चीनी के जगमगाते खिलौने, रूप सौंदर्य युक्त चेहरे पर कोमलता की मधुर आभा, घरौंदे में दिए का जलाना। भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित है। पूरी रुबाई में एक ही मात्रा के प्रयोग से तुक एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है।
और काव्यांश में दिवाली की जगमगाती साज सज्जा, साफ सफाई, रंग में पुते घर, मिट्टी के खिलौने, दियों का जलाना, ये सभी दिवाली के पारंपरिक पर्व लोक जीवन के उल्लास से पाठकों के सम्मुख दृश्य के भांति उपस्थित करने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं आगे। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक को हई चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनकना यानी मचलना, जिद आया माने जिद करना, दर्पण शीशा। तो संदर्भ यथावत प्रसंग, इस रुबाई में शायर बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन करते हैं और माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का प्रयास करना, इस चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। भावार्थ, शायर कहते हैं कि बालक आंगन में पैर पटकते हुए यानी ठुनकते हुए इधर उधर दौड़ रहा है। वह आसमान में चांद को देखकर उससे आकर्षित होकर ललचा रहा है और माँ से चांद मांगने की जिद कर रहा है। बच्चे की इस जिद पर माँ उसे एक आईना थमाकर उसमें चांद दिखाते हुए कह रही है कि देखो बेटे, चांद आईने में उतर आया है। वास्तव में छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ उन्हें तो वो क्या करते हैं कि जल्दी से मानते नहीं हैं। तो ऐसे में जब तक उनकी मनवांछित चीज़ यानी इच्छित वस्तु ने मिल ना जाए, वे शांत ही नहीं होते हैं। इस वर्णन के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास का कवितावली में वर्णित है बाल छवि देखने योग्य, जिसमें राम को चांद के लिए हट करते हुए चित्रित किया। सूरदास का भी है, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ। इसी तरह तुलसीदास ने कबहू ससी मांगत हरि करे, कि कभी वो चंद्रमा को मांग रहे हैं। सूर ने भी यही बात कही, मैया मैं तो चंद खिलौना लय। इस प्रकार का यह वर्णन बाल सौंदर्य के वर्णन की परंपरा से जुड़ा है कि छोटे बच्चे जो देखते हैं वो मांगना शुरू कर देते हैं। काव्य सौंदर्य है, चित्रात्मक शैली के साथ बच्चे की गतिविधि का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, स्वभावोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और सार्थक शब्दों एवं वर्णों का प्रयोग करने से उच्चारण में कोमलता आ गई है और ठुनुक, जिद आया आदि शब्द पूरी तरह से सार्थक भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। रस की पुतली मीठी मीठी बातों एवं भावनाओं वाली प्यारी बेटी या बहन, लच्छे तारों या डोरों का समूह। तो चलते हैं प्रसंग में शायर इस रुबाई में लोक जीवन एवं परंपरा से जुड़े भाई बहन के पारंपरिक स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन करता है। भावार्थ में आते हैं। शायर कहता है कि रक्षाबंधन की प्रेम भरी सुबह में जब आसमान में सावन मास के बादलों की हल्की हल्की बदली छाई हुई है, तब एक छोटी सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर बिजली की तरह चमकते तारों के लच्छे वाली चमकदार स्नेह, उल्लास एवं प्रेम की प्रतीक राखी बांध रही है। तो ये भाई बहन का अभी कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन निकला और ये भाई बहन का ही अटूट प्रेम का संबंध होता है। काव्य सौंदर्य, भाषा सरल और सहज है। रुबाइयाँ छंद का मनोहारी रूप सामने देखने को मिला। बिजली की तरह चमक में उपमा अलंकार है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वर्णन में दृश्यात्मक उपस्थिति की गई है। जो कहा गया है भाई बहन के हाथ में राखी बांध रही है, तो एक दृश्य बिंब आंखों के सामने अवतरित हो जाता है। गज़ल दूसरे खंड में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।